पृथ्वी को बने आज ऑलमोस्ट 4.5 बिलियन ईयर्स हो चुके हैं और उसमें हम होमो सेपियंस आए आज से सिर्फ 2 लाख साल पहले। अब अगर कॉस्मिक स्केल पर देखा जाए तो यह समय बहुत ही कम है, मगर फिर भी इंसानी सभ्यता को अपनी टेक्नोलॉजी को तेजी से विकसित करना होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ड्रेक्स इक्वेशन आज यूनिवर्स में 49% चांस है लाइफ का एल्सवेयर प्रेजेंट होने का। और स्टीफन हॉकिंग ने हमें पहले ही यह चेतावनी भी दे रखी है कि अगर उसमें से 1% भी लाइफ हमसे इंटेलिजेंट निकली तो हमारा बचना वुड बी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और सिर्फ यही नहीं, आज भी 1 in 3 लाख चांस है कि एक उल्का पिंड पृथ्वी से टकरा जाएगा और पृथ्वी को नष्ट कर देगा, या फिर सोलर फ्लेयर्स पृथ्वी को जला दे, या फिर इवन हमारा सूरज ही पूरे पृथ्वी को निगल ले। और इसीलिए मूविंग फॉरवर्ड हमें ना सिर्फ दूसरे प्लैनेट्स को बल्कि हमारे मिल्की वे गैलेक्सी एंड इवन दूसरे गैलेक्सी को कॉलोनाइज करना शुरू करना होगा। एंड सो विद दैट इन माइंड नासा की JPL यानी जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी ने एक इंटरेस्टिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया था विद द नेम 10th ग्लोबल ट्रेजेक्ट्री ऑप्टिमाइजेशन कंपटीशन, जिसे GTOCX भी कहते हैं। इसके अंतर्गत देश विदेश के साइंटिफिक टीम्स को एक मिल्की वे गैलेक्सी का सिमुलेशन और कुछ रूल्स बनाकर दिए गए थे ताकि उसमें मौजूद सभी हैबिटेबल सोलर सिस्टम्स को लिमिटेड स्पेसशिप्स की मदद से कॉलोनाइज करने का सबसे बेस्ट तरीका और उसमें लगने वाले टोटल समय, इन दोनों का एक रफ एस्टीमेट बनाया जा सके। द कॉम्पिटिशन वाज सो टफ कि इसे जीतने वाली चाइनीज टीम को भी 1 लाख हाइपोथेटिकल हैबिटेबल स्टार सिस्टम्स को कॉलोनाइज करने में ऑलमोस्ट 90 मिलियन साल लग गए। अब ऑब्वियसली अगर हम इस ब्रह्मांड के टोटल एज को देखें तो 13.8 बिलियन सालों के सामने यह आंकड़ा कुछ ऐसा है मानो हाथी के सामने चींटी, राइट? लेकिन ये सिर्फ सिमुलेटेड मिल्की वे की बात चल रही थी। यहां पर रियल लाइफ में अगर हमें मिल्की वे के सभी हैबिटेबल स्टार सिस्टम्स को कॉलोनाइज करना हो तो हमें खुद से सबसे पहले कुछ बेसिक सवाल पूछने पड़ेंगे। यू नो, क्वेश्चंस लाइक हमारी गैलेक्सी में कितने प्लैनेट्स एक्चुअली हैबिटेबल है। दूसरा सवाल आएगा कि क्या हमारा वहां पर जाना पॉसिबल भी है। और तीसरा सवाल, मान लो कि हम वहां पर पहुंच भी गए तो क्या वहां दूसरे जीवों को मिलने की कोई संभावना भी होगी। किस तरह की ट्रेनिंग हमने करनी होगी, किस तरह का एक बेसिक लाइफ कंटेनिंग एनवायरनमेंट वहां पर हमें क्रिएट करना पड़ेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। द लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस इज एंडलेस। और ये सभी सवालों के जवाब मिलने से पहले कॉलोनाइजेशन के बारे में सोचना भी बेवकूफी होगी। अब सवाल यह आता है कि आउट ऑफ सो मेनी प्लैनेट्स आउट देयर, ऐसे प्लैनेट्स हम कैसे ढूंढेंगे जो हैबिटेबल हो सकते हैं और वो भी जल्दी। वेल, मिल्की वे में 160 बिलियन प्लैनेट्स है। इनमें से हैबिटेबल वाले प्लैनेट्स ढूंढना तो ऐसे है जैसे घास के ढेर में सुई को ढूंढना। सो यहां पर साइंटिस्ट अपने सक्सेस के चांस को बढ़ाने के लिए ड्रेक्स इक्वेशन की मदद लेके सबसे पहले एलियन लाइफ को ढूंढा जा सकता है और फिर उनसे उनके प्लैनेट की हैबिटेबिलिटी का अंदाजा लगाया जा सकता है। क्योंकि अगर हमें बेसिक फॉर्म ऑफ लाइफ भी मिल गया तो वो लाइफ कौन से प्लैनेट में जन्मी, उस प्लैनेट का एनवायरनमेंट कैसा था, वेल अच्छा चांस है कि वो हमारे लाइफ के लिए भी सूटेबल हो सकता है। सो ड्रेक इक्वेशन बेसिकली प्लैनेट्स को नैरो डाउन करने के लिए बना हुआ है। मतलब जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, हमारे गैलेक्सी में टोटल 160 बिलियन प्लैनेट्स है और उनमें से जो कंफर्म हो चुके हैं वो करीब है 4000। उन 4000 में से एटलीस्ट 38 एक्सोप्लैनेट्स ऐसे हैं जो कि एक ऑप्टिमिस्टिक गेस के तहत हैबिटेबल हो सकते हैं और उनमें से सिर्फ 21 ऐसे हैं जो मोस्ट लाइकली लाइफ को सपोर्ट कर सकते हैं। और अब अगर हमें इससे भी ज्यादा नैरो करना है तो हमें ड्रेक्स इक्वेशन के 4th टर्म का पता लगाना होगा जो यह बताता है कि उन 21 में से भी किन प्लैनेट्स पर माइक्रोब्स जैसे एटलीस्ट प्रिमिटिव लाइफ फॉर्म्स मौजूद है। और अगर हम इसका पता लगा पाए तो हमें एक पोटेंशियली लाइफ सेविंग एक्सोप्लैनेट भी मिल जाएगा और उस पर कॉलोनी बनाते वक्त हमें किसी एडवांस सिविलाइजेशन से कंपटीशन या मारपीट भी नहीं करनी पड़ेगी। और बस इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ड्रेक इक्वेशन के 5th, 6th और 7th टर्म्स बेसिकली उन एक्सोप्लैनेट्स पर इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म्स को ढूंढने की बात करते हैं जो हमारे लिए एक पोटेंशियल थ्रेट हो सकते हैं, राइट? अब फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग एप्लीकेशन बिनोमो के बारे में बताना चाहता हूं, जिसके जरिए आप 1500 रुपए रोज यानी 30,000 रुपए से ज्यादा तक महीने के कमा सकते हो। ये प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों में अवेलेबल है। इस ऐप में आप अलग अलग एसेट्स जैसे गूगल, एप्पल, गोल्ड और फॉरेन करेंसीज जैसे US डॉलर्स और यूरोस का ट्रेड करके 90% तक प्रॉफिट कमा सकते हो। इस प्लेटफॉर्म में बेसिकली आपको फोरकास्ट करना है कि आपके चुने हुए एसेट की वैल्यू बढ़ेगी या फिर घटेगी। जैसे कि मुझे लग रहा है कि इस एसेट की वैल्यू बढ़ने वाली है, इस पे मैं 700 रुपीज का ट्रेड अप करता हूं और वेट करना होगा और यस,
मेरा फोरकास्ट सही निकला और मैंने कमा ली है 1295 रुपीज। अब ये अमाउंट मैं 24 आवर्स के अंदर अपने बैंक अकाउंट या पेटीएम में विड्रॉ कर सकता हूँ। इसका मिनिमम डिपॉजिट 350 रुपीज है और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करोगे तो आपको डबल डिपॉजिट मिलेगा, यानी 400 रुपए डालने पर 800 रुपए। सो आज ही डाउनलोड करो बिनोमो ऐप और अपने ट्रेडिंग अकाउंट में 65,000 रुपीज पाओ, जिसे आप न्यू स्किल्स और न्यू टेक्निक प्रैक्टिस में यूज कर सकते हो। बना फ्रेंड्स, इस बात का बिल्कुल ध्यान रहे कि किसी भी ट्रेडिंग में आपके कैपिटल को रिस्क होता है और इसीलिए ध्यान से प्रैक्टिस के बाद ट्रेडिंग कीजिए। सो क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो टू डाउनलोड बिनोमो एंड स्टार्ट ट्रेडिंग। आई एम अ बिनोमिस्ट, आर यू? और अब वापस आ जाते हैं हमारे वीडियो पर। हो सकता है कि वो एंडमान के सेंटिनली स्ट्राइप्स की तरह हमारे स्पेसशिप्स को देखते ही उस पर हमला करने लग जाए, और इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाता है कि एक बार हम अगर प्लैनेट्स ढूंढ भी लेते हैं तो वहां पर हमें सबसे पहले स्टडी प्रोब्स को भेजना पड़ेगा वहां के हालातों का जायजा लेने के लिए, और उसके हिसाब से जो डेटा हमें मिलेगा उस डेटा को स्टडी करके हमें खुद को वेल प्रिपेयर करना पड़ेगा वहां पर जाने से पहले। बट वेट अ मिनट, आपको नहीं लगता कि हम कुछ ज्यादा ही आगे का सोच रहे हैं? वहां पर प्रोब को भेजना पड़ेगा, फिर खुद को जाना पड़ेगा, ये कोई ऐसी आसपास की जगह नहीं है। वेल, अगर आप अर्थ से 95% मैच होने वाले टी गार्डन स्टार बी एक्सोप्लैनेट की बात करते हो तो हमसे करीब 12 लाइट ईयर्स दूर है, जबकि प्रेजेंट स्पेस टेक्नोलॉजी तो हमें 1 लाइट ईयर का डिस्टेंस भी 37,200 ईयर्स में पूरा करवाती है। मतलब वहां तक पहुंचने के लिए हमें 4,46,400 ईयर्स लग जाएंगे। सो क्लियरली हमें कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी की जरूरत है जो ज्यादा फास्ट हो। और बाय द वे 4.5 लाख साल मतलब होमो सेपियंस को इस धरती में आए जितना समय हुआ है उससे दुगना समय। सो क्लियरली वी नीड अ बेटर प्लान, अ बेटर इंजन जो हवा से नहीं बल्कि लाइट से बातें करे, लाइक फॉर एग्जांपल लाइट स्पीड इंजन या वार्प ड्राइव या फिर ऑल न्यू एंटी मैटर रॉकेट। अब लाइट स्पीड इंजन और वार्प ड्राइव के बारे में हम ऑलरेडी इस वीडियो में बात कर चुके हैं डिटेल में, और इसीलिए आप वहां पर चेकआउट कर सकते हो। बेसिकली सुपर फास्ट पोटेंशियल इंजन्स है। लेकिन आज हम बात करेंगे एंटी मैटर रॉकेट्स के बारे में, जिसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है। जैसे कि हम जानते हैं किसी भी तरह का मैटर, फिर चाहे वो कोई भी एटम या फोटोन हो, वो अपने एंटी मैटर काउंटर पार्ट को छूते ही उसके साथ एनहाइलेट हो जाता है बाय रिलीजिंग वास्ट अमाउंट्स ऑफ एनर्जी। अब अगर ये एनर्जी ब्लास्ट हम एक स्पेस इंजन के अंदर एफिशिएंटली कर पाए, वो भी उसके चिथड़े उड़ाए बिना, तो ऐसा इंजन हमें लाइट के स्पीड के सिग्निफिकेंट रफ्तार तक एक्सेलरेट कर सकता है। और इससे हमारे प्रोब को टी गार्डन स्टार बी तक पहुंचने में केवल 12 से 13 साल लगेंगे, और फिर वहां से भेजे गए प्रोब को डेटा वापस भेजने में भी 12 से 13 साल लगेंगे। मतलब लगभग 20 सालों में हमें पता चल जाएगा कि सिग्नल ग्रीन है या नहीं, और फिर उसके आगे के डेवलपमेंट्स हम उसी हिसाब से कर सकते हैं। एंड वंस द डिसीजन इज टेकन कि हमें इस पर्टिकुलर प्लैनेट को कॉलोनाइज करना है, तब फिर हमें लोगों को प्लैनेट स्पेसिफिक ट्रेनिंग देनी पड़ेगी ताकि किसी भी तरह के जान या माल का नुकसान कम से कम हो सके। बिल्कुल, देयर इज अ चांस कि ऐसे एक्सोप्लैनेट्स हमारे एक्सपेक्टेशन से अलग निकले और हमारे लोगों को वहां कदम रखने से पहले ही खतरनाक आपदाओं को फेस करना पड़े, जिसमें जान भी जा सकती है। और इसीलिए उस प्लैनेट के बारे में जितना हो सके इंफॉर्मेशन निकालना और प्लानिंग करके जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। स्टडी प्रोब्स जो हम वहां पर भेजेंगे उसमें प्लैनेट के जमीन का स्ट्रक्चर, वहां का एटमॉस्फेयर, वहां का टेम्परेचर, आसपास पानी का स्रोत, लैंडिंग के लिए बेस्ट साइट, ये सब तो मिनिमम स्टडी करना पड़ेगा। वंस दिस इज डन, फिर बारी आएगी वाटर बेयर्स या टार्डिग्रेड्स को उस प्लैनेट पर रिलीज करने की, जस्ट टू चेक कि वेदर दे कैन सर्वाइव और नॉट, क्योंकि ये जीव एक्सट्रीम क्लाइमेट्स में टिक पाते हैं, मगर ये स्ट्रॉन्ग अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाते हैं। और इसीलिए अगर वहां पर इन्हें भेजा गया तो उस प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में सोलर रेडिएशंस कितना है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। एंड अदर देन दैट, क्या वहां पर प्रिमिटिव लाइफ फॉर्म अवेलेबल है, इसका भी एक अंदाजा लगाया जा सकता है। सो फिलहाल साइंटिफिक लेवल पर जीव जंतुओं के एग्जिस्टेंस से संबंधित 2 थियरीज है। पहला है इमर्जेंस बॉटलनेक कॉन्सेप्ट यानी ईबीसी, और दूसरा है गायन बॉटलनेक कॉन्सेप्ट यानी जीबीसी। इमर्जेंस बॉटलनेक कॉन्सेप्ट कहता है कि ब्रह्मांड में जीव जंतु इतने रेयर इसीलिए है क्योंकि अच्छा खासा वातावरण मिलने के बावजूद भी उन्हें शुरुआत करने में टाइम लगता है। एंड दिस मेक्स सेंस बिकॉज लाइफ इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम जो एवोल्यूशन से बना है टू सर्वाइव द एक्सट्रीमिटीज ऑफ दैट प्लैनेट, मेकिंग श्योर इट डजंट गेट डिस्ट्रॉयड। और इसके बिल्कुल विपरीत गायन बॉटलनेक कॉन्सेप्ट ये कहता है कि वो रेयर इसीलिए है बिकॉज इवन इफ दे इमर्ज ऑन अ प्लैनेट, उस प्लैनेट की खुद की इंस्टेबिलिटी उन्हें पनपने नहीं देती। सो मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता है वैसे स्ट्रक्चर का बनना जो उस इंस्टेबिलिटी को हैंडल कर सके। अब ऐसे में क्योंकि हम या वाटर बेयर्स कोई शुरुआती जीव नहीं है,
हमारे लिए उस प्लैनेट को कॉलोनाइज करना इम्पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि हम डिफरेंट परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस ट्राई कर सकते हैं। सो या एक तरफ वाटर बेयर्स जहां पर अपना काम कर रहे होंगे, अपने सर्वाइवल का सैंपल दिखा रहे होंगे, दूसरी तरफ हमारे स्टडी प्रोब्स लावा केव्स की तलाश कर सकते हैं। कई बार जब लावा जमीन के नीचे से बहता है तो वो अंडरग्राउंड टनल्स बनाते हुए आगे बढ़ता है और ऐसे टनल्स या केव्स मार्स जैसे लो ग्रेविटी प्लैनेट्स पर लिटरली 250 मीटर्स तक भी चौड़े हो जाते हैं। यानी कि उस प्लैनेट पर पोटेंशियली हमारे शेल्टर का बंदोबस्त ऑलरेडी हो गया हो सकता है। अब प्रोब से मिले डेटा के आधार पर हमें पृथ्वी पर उस पर्टिकुलर प्लैनेट का एक सिमुलेशन बनाना पड़ेगा ताकि उस सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में लोगों को ट्रेन करके उस प्लैनेट के रियल वातावरण में ढाला जा सके। और अगर ये नहीं किया तो हमारे जीन्स को ऑन ऑफ करने वाले केमिकल्स यानी एपीजीन्स किसी भी मनचाहे जीन को ऑन या ऑफ करने लगेंगे, लीडिंग टू कैंसर एंड हेंस मौत। नाउ ऑनेस्टली दिस मेक्स मी एंग्शियस क्योंकि व्हाट इफ हम किसी प्रिमिटिव लाइफ फॉर्म से भरे प्लैनेट को कॉलोनाइज करने गए और बाद में पता चलता है कि वहां तो हमसे भी चालाक जीव रहते हैं। आई मीन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो जानबूझकर हमारे रेडार से छुपकर बैठे हो और हमें शिकार समझकर बेट देकर हमारा शिकार करना चाहते हो। और ऐसे में तो शायद हम दूसरे ग्रहों को कॉलोनाइज करने की लालच में खुद के पृथ्वी को ही कॉलोनाइज कर बैठेंगे। वेल इट्स काइंड ऑफ फैसिनेटिंग राइट। आज हम ये सब कुछ साइंस फिक्शन के तौर पर बात करते हैं लेकिन एक टाइम पे इन द कमिंग फ्यूचर ये सारी चीजें सच होने वाली है। जस्ट इमेजिन मॉडर्न साइंस को आज के तारीख में 400 से 500 साल नहीं हुए हैं और हमने क्या क्या डिस्कवरीज कर ली है। आई मीन एक एटम के क्या पार्ट्स होते हैं, वो पार्ट्स कि क्या वेव फंक्शंस होते हैं और किस तरीके से ये रियलिटी फील्ड से बनी हुई है और उस फील्ड में क्वांटम फ्लक्चुएशंस को भी मेजर किया जा सकता है। क्या क्या हमने नहीं हासिल कर लिया है जस्ट इन अ मैटर ऑफ फ्यू हंड्रेड ईयर्स। नाउ इमेजिन 13.8 बिलियन ईयर्स से ये यूनिवर्स बना हुआ है। आगे आने वाले कुछ सालों में हम क्या क्या करने वाले हैं। With that said, अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई साइंस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। See you next time friends. Till then as always stay curious, keep learning and keep growing. जय हिंद।